आदाब नाजरीन, ईटीवी उर्दू की इस खास पेशकश बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आसिफ खान। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। इस मौके पर मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, लेकिन खास बात यह रही कि दलित मुखालिफ शबी वाली सियासी जमातें भी बाबा साहेब को खिराज अकीदत पेश करने में पेश रहीं। इसी पर है हमारा आज का बिग बुलेटिन। मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हो या उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियां बाबा साहब को अपना आइकन बता रही हैं। बाबा साहब की वारसत पर अपने अपने हिस्से का दावा कर रही ये पार्टियां अंबेडकर को अपना और सिर्फ अपना मानने वाली बीएसपी के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज अंबेडकर के पैगाम को फरामोश कर चुकी मायावती की सियासी इजारादारी को खतरा है। वहीं दलित मुखालिफ तमगे हासिल करने वाली पार्टियां भी सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस जो लंबे अरसे तक इख्तियार में रही, आज खामोशी से तमाशा देख रही है। दरअसल बाबा साहेब पर सियासी पार्टियों का जो आज प्यार उमड़ा है, उसका सबब दलितों का एक मुश्त वोट है। अगले बरस उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं, इसलिए मायावती के वोट बैंक में सेंध मारने की सियासी पार्टियों की कोशिश रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दलितों के लिए बिना कुछ किए सिर्फ अंबेडकर से इजहार अकीदत करके इन सियासी पार्टियों को कितना फायदा होगा। दलितों की मसीहाई का दम भरने वाली पार्टियों के हवाले से भी ये सवाल जहन में उठता है कि दलितों की तरक्की व फलाह का जो खाका बाबा साहेब ने खींचा था, उसमें रंग भरने के लिए दलित लीडरों ने क्या किया है। मुखलिसाना कोशिश की, यानी सवाल नीयत का है। बाबा साहेब की शख्सियत और उनकी सियासी फहम व फरासत का जहां कायल है मुल्क के तई उनकी खिदमात लासानी है। जदीद हिंदुस्तान के मेमार की विरासत में दावेदारी पेश करना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि बाबा साहेब की नाबराबरी से पाक समाज के तसव्वुर में हकीकत का रंग भरना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्या हमारी सियासी पार्टियां इस जिम्मेदारी को अदा कर रही हैं? यही आज का बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से, लखनऊ से और मुंबई से मेहमान जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि बाबा साहेब की जो विरासत है, उस समाज की तश्कील देना जिसमें गैर बराबरी हो, जिसमें छुआछूत ना हो, सब बराबर हों, और आइन के जरिए उन्होंने अपने इस पैगाम को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी रखा। आज का जो हिंदुस्तान है, बाबा साहेब के उस पैगाम को कितना मान रहा है और कितना उस पर अमल कर रहा है। तो दिल्ली से हमारे साथ मीम अफजल साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, और फिरोज बख्त अहमद साहब जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। इसके साथ ही ताहिरा हसन साहिबा हैं, समाजी कारकुन, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कोई तमहीद नहीं बांधेंगे, सीधे सवाल करेंगे। आप तीनों का खैर मकदम है ईटीवी उर्दू पर। मीम अफजल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। कांग्रेस एक बड़े अरसे तक मुल्क में हुकूमत करने वाली जमात रही है। आज आप उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी हुकूमत में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी हुकूमत में नहीं है, और सेंटर में भी हुकूमत में नहीं है। यूपी में चुनाव 2017 में है। महाराष्ट्र को कर्म भूमि कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर की। महू मध्य प्रदेश में उनकी पैदाइश हुई। आप किस नजरिए से देख रहे हैं आज के हिंदुस्तान को और अंबेडकर की विरासत को? देखिए, आज के हिंदुस्तान को हम इस नज़र से देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार, जिन्होंने हमेशा मनुवाद को सपोर्ट किया, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के उनकी विरासत को अपने नाम में लिखवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कैसे कह सकते हैं आप? अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस का एक बयान आया था, आपको याद होगा। मैं बता रहा हूं अभी आपको जी। जैसे बिहार के चुनाव के वक्त आपको याद होगा, आरएसएस के चीफ का बयान आया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, यानी उसको जो है दोबारा से असेस करना चाहिए।
और उसका नतीजा आपने देखा था कि बिहार के अंदर उनका क्या हशर हुआ। ये वो लोग हैं जो आज से नहीं, बाबा साहब की ज़िंदगी से पहले से ही और आज़ादी से पहले ही आज़ादी की जंग लड़ने वालों के खिलाफ रहे, अंग्रेज़ों की सपोर्ट में रहे और बाबा साहब जैसे लोगों को उन्होंने हमेशा एक ऐसा लीडर माना जो उनका हो ही नहीं सकता था और जिसके लिए उनके यहाँ किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं थी। पावर की अपनी एक एथिक होती है, अपना एक उसका अमल होता है। आज पावर में आने के बाद इनको ये एहसास हो रहा है कि ये दलितों का किसी भी तरह से कुछ भी दिखा करके अगर उनकी सपोर्ट किसी तरह उन्हें हासिल हो जाए तो शायद उनको आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कोई फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो चाहने वाले हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की इन बातों में आने वाले नहीं हैं। ये वही भारतीय जनता लेकिन पार्टी है सबसे बड़े अरसे तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत रही है। लेकिन इन 67-68 साल में अगर देखा जाए हिंदुस्तान में दलितों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। अंबेडकर मुल्क के पहले कानून वजीर कानून थे, उसके बाद हुकूमत कांग्रेस की रही है, लेकिन आपकी पार्टी ने भी कोई खास काम नहीं किया है दलितों के लिए। आसिफ खान साहब, मुझे बड़ी हैरत है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 67 साल में दलितों के जो हालत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आप जानते हैं रिजर्वेशन के जरिए दलितों को कितना फायदा हुआ है और आज दलित कहाँ हैं। आज दलितों का बड़ा हिस्सा जो है उसका फायदा भी उठा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि जो फायदा आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पे उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और ये बात बिल्कुल सही है। इसको मैं भी मानता हूं, कांग्रेस भी मानती है और वो इसलिए कि जिन लोगों के साथ 5000 साल तक नाइंसाफी हुई है, जिनको हमेशा पीछे रखा गया है, अगर उनको 67 साल में पूरा लक्ष्य नहीं पाया है, जो कहना चाहिए कि जो उनका निशाना था उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। जी, यही हमारा सवाल है। अगर आप कबूल कर रहे हैं तो ये आपकी ईमानदारी है। ताहिरा हसन साहिबा को यहां शामिल करेंगे। लखनऊ से हैं, एक ऐसे सूबे से हैं जहां दलितों की एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसने पहली मर्तबा दलितों के वोट के जरिए हिंदुस्तान के किसी सूबे में अपनी हुकूमत बनाई। ताहिरा हसन साहिबा, अगर आप एक सामाजिक कारकुन की हैसियत से ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल पर कोई तज्जिया करें तो क्या तज्जिया होगा? क्या दलितों की को वो कामयाबी मिल पाई है जिसका ख्वाब देखा था कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपनों का भारत था, देखिए उसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस को आंकूंगा कि महिलाओं के साथ किस तरह का रवैया है, वो कितना विकसित हैं, वो कितना विकास कर रही हैं। और हाशिया के समाज की बात की थी उन्होंने, निचली पायदान के समाज की बात की थी कि ये जो विकास है वो निचली पायदान तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बार नहीं कई बार कहा था कि ये ऑप्रेस क्लास का और दबे कुचले लोगों का, किसानों का, मजदूरों का दुश्मन दो ही है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। तो अगर आप ब्राह्मणवाद की आंख में उंगली डाल के बात करते हैं तो पूंजीवाद की आंखों में भी उंगली डाल के बात करेंगे, तभी आप सही मानों में ऑप्रेस क्लास की बात करेंगे। बाबा साहब ने पूरे ऑप्रेस क्लास की बात की थी और जाहिर है वो दलित उन्होंने झेला था, ये जो छुआछूत और भेदभाव है पूरे पढ़ाई से लेके नौकरी तक, तो उनको पता था क्योंकि दलित किस तरह से झेलता है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे नहीं आरक्षण से बड़ा फायदा हुआ। 67 साल की आजादी के बाद जनाब आज भी दलित जो है वो सिविल राइट्स की लड़ाई लड़ रहा है और ये याद रखिए कि ये लड़ाई वो ब्रिटिशर से नहीं अपने लोगों से लड़ रहा है। पैदाइश से लेके नर्सरी से लेके नौकरी तक ये गैर बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। सोशल जस्टिस तो आप 67 साल में नहीं स्थापित कर पाए। जब सोशल जस्टिस की बात भी बेमाने है, जब आप समतल जमीन नहीं देंगे इस कम्युनिटी को सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, तो आप बात कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विचारधारा है, एक सोच है, कोई एक मूर्ति और से माला अर्पण से नहीं होता है। महू में उनकी पैदाइशी जगह पे जाकर अगर प्रधानमंत्री जो 125 करोड़ के जनता के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के फिरोज बख्त अहमद साहब को मैं यहाँ पे शामिल करूंगा, सियासी तज्जिया निगार हैं। आप देख रहे हैं कि जो बात ताहिरा हसन साहिबा कह रही हैं कि सिर्फ माल्य अर्पण कर देने से, उनको गुल्हाए अकीदत पेश कर देने से काम नहीं चलेगा। एक आइडियोलॉजी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की।
लेकिन आज ऐसी पार्टियां भी उनको खिराज अकीदत पेश करने में पेश हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता आया है कि वो दलित मुखालिफ हैं। ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं, क्या दलितों को कुछ फायदा होने वाला है? मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि वो जो विजन है, वो जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उस आइडियोलॉजी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए आसिफ खान साहब, मैं बड़े ध्यान से और दिलचस्पी के साथ मैं अपने बड़े भाई मीम अफजल की बात भी सुन रहा था और मैंने ताहिरा हसन साहिबा की बात सुनी। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि मनुवाद के ताल्लुक से मीम अफजल साहब ने जो बात कही है बीजेपी के ताल्लुक से बिल्कुल सही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को जो है तस्लीम किया है कि दलितों का वो जो है वो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो प्रोग्रेस नहीं हुई जो कि पिछले 70 साल में होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। और मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा, दलितों के साथ साथ और भी पिछड़े तबके हैं, मुसलमान हैं। अफसोस की बात है पिछले 67 साल में कांग्रेस ने दलितों को, मुसलमानों को और दीगर पिछड़े तबकों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हुआ जिसका जिक्र ताहिरा साहिबा कर रही थी। तो अब इलेक्शन आया, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे मीम अफजल साहब कि इलेक्शन के करीब आते ही पार्टियों को पता चलता है कि किसका कितना वोट बैंक है, कितना किसका वेटेज है। तो सब अब सीना फुला फुला के कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर हमारे नेता थे, उनके नेता थे। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 125वां ये भीमराव अंबेडकर साहब की जो है सालगिरह मनाई जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। 2 साल पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 125वीं सालगिरह थी। ना तो उसे कांग्रेस ने मनाया, ना उसे भाजपा ने मनाया, उसको ऑब्जर्व किया, दूसरों को छोड़िए। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे हटके सभी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या वो मायावती की पार्टी हो, और मायावती जिस तरह से ठोक पीट के कहती हैं कि हम दलितों के नेता हैं, अरे वो देखिए उनसे तो कोई मिल नहीं सकता, सामने उनके कोई खड़े होकर बात नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा मनुवादी नेता है, ब्राह्मणवादी नेता है, तो ना वो भाजपाई हैं, ये ना कांग्रेसी हैं, वो तो खुद मायावती हैं। जो बहुत अहम बात आपने कही है, बहुत अहम बात आपने कही फिरोज बख्त अहमद साहब। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से वक्फे का है, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो मायावती की सियासत पर जरूर बात करेंगे। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आसिफ खान। दिल्ली से मेरे साथ हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, सियासी तज्जिया निगार हैं, कांग्रेस लीडर हैं मीम अफजल साहब, लखनऊ से ताहिरा हसन साहिबा समाजी कारकुन हैं, और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम सुनार साहब, जो कि समाजी कारकुन है और दलित हुकूक की बात करते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाना चाहूँगा। श्याम सुनार साहब, यहाँ बात चल रही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सियासी विरासत की, जो उन्होंने मुल्क के लिए किया, जो उन्होंने समाज के लिए किया, गैर बराबरी के लिए किया, जो उन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए किया। आज भी हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोज़ाना हमें मीडिया के ज़रिए जानने, समझने, देखने को मिलते हैं, जहां हमें ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं मुल्क के किसी ना किसी हिस्से में दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मगर मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का एक सूबा है जो सबसे बड़ा सूबा होने का जिसको फख्र हासिल है, उत्तर प्रदेश। वहां मायावती ने दलितों के वोट के सहारे, अंबेडकर की विचारधारा के सहारे सरकार बनाई। आप बतौर दलित चिंतक कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने मुतमईन हैं मायावती के सरकार चलाने के तरीके से और मायावती के उन तरीकों से जिनसे उन्होंने दलितों को एक तरह से एम्पावर करने की कोशिश की? देखो, इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं कि तरीके के बारे में भी बहुत सारे सवाल है और उनके विचारधारा के बारे में भी बहुत सारे सवाल है। जैसा कि ब्राह्मण, दलित, बहुजन, ये तो काल्पनिक संकल्पना है। जैसे कि पूरे भारतवर्ष में, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, पूरे भारतवर्ष में, जबकि हर मिनट में, सेकंड में, 2 मिनट में दलित महिला या तो दलित छात्र या तो दलित आदमी, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के अत्याचार होते हैं। और उसमें अत्याचार में भारतवर्ष में ये नया उभरा जो ओबीसी जो है,
ओबीसी जिसको महात्मा फुले के संकल्पना में शूद्र कहा गया है, वो ओबीसी ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है दलितों के ऊपर। तो दलित बहुजन जो संकल्पना जो मायावती जी ने, उनके पार्टी ने लेकर जिस तरीके से पूरे भारत में एक सपना दिखाया, वो एक तो काल्पनिक थी। और उन्होंने पहले अपनी स्लोगन थी देखो अलग थी, और बाद में उन्होंने सर्वजन सर्व समाज के लिए कहा। अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं वो तो दुश्मन है, तो कैसे सर्वजन एक हो सकते हैं कि जब तक पहले हमारी जमीनी बुनियादी तौर पर दिल से, मन से और इकोनॉमिक तरीके से जब तक समानता नहीं आती है, तब तक कोई भी जिन्होंने हजारों साल से यह वर्ण वर्चस्व और जाति व्यवस्था के साथ विशेष अधिकार प्राप्त किया है, वो और दलित एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। ये काल्पनिक जो सोच है जो मायावती जी ने पूरे भारत में लगाने की कोशिश की है, और उसमें वो अनसक्सेस होने वाले थे, हम लोगों ने पहले से ही कहा है। तरीके के बारे में देखिए तो उन्होंने जिस तरीके से पुतले के ऊपर ध्यान दिया, पुतले के बजाय अगर वह जो पिछड़े हुए जो भी है जाति जनजाति, उनके महिलाओं के लिए, उनके गरीबों के लिए, मतलब शिक्षा के बारे में देखिए, वहाँ का एनरोलमेंट रेट देखिए पूरे भारत में, या तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश का तुलना कीजिए, केरल और उत्तर प्रदेश का तुलना कीजिए। शिक्षा में, महिलाओं की रोजगार में, युवाओं के रोजगार में देखिए किस तरीके के हाल है। अभी भी वहाँ से लोग, जैसे कि हम मुंबई में रह रहे हैं और मुंबई में देख रहे हैं कि वहाँ से लोग इधर रोजगार के लिए क्यों आ रहे हैं, तो उनके काल में ऐसा क्या रोजगार का काम हुआ है, आप जरा आंकड़े कोई बता दे तो हम तब मानेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विचारधारा के तौर पर भी वो नहीं, रोजगार की जहां तक बात है श्याम सुनार साहब, मैं यहां पर आपको टोकूंगा। रोजगार के लिए सिर्फ दलित ही नहीं आते, सब लोग आते हैं, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा कि आजादी के बाद हमारे यहाँ इतने ऐसे शहर नहीं बनाए गए जहां सब लोगों को रोजगार मिल सके और अपने इलाकों में रोजगार मिल सके। सवाल सामाजिक गैर बराबरी का है, सामाजिक असमानता का है, समाज उस इंसाफ का है। मीम अफजल साहब, फिर सवाल वहीं लौट के आएगा, फिर सवाल वहीं लौट के आएगा कि सन 47 से लेकर 2014 तक सबसे बड़े अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं हो सकी। इसको आपको मानना पड़ेगा। आखिर कहां कमी रह गई? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा और आपने इसके बारे में मुझसे जब पूछा और मैंने आपको जवाब दिया कि जिन लोगों के साथ 5000 साल तक नाइंसाफ़ी होती रही, समाजी तौर पे भी और कानूनी तौर पर भी, यहाँ तक के और माशी तौर पर तो बस में है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा समाजी तौर पर जो नाइंसाफ़ी थी, आप उसकी जड़ों की तरफ जाइए और देखिए कि हमारा जो पूरा समाज है भारत के अंदर, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू हैं, और हिंदुओं के सिस्टम के अंदर जो दलितों का रोल या उनकी जो हैसियत थी उसको बदलना कोई आसान काम नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाएं जो हैं वो दिलवाने का काम किया, और कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट भी किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको लागू भी किया। आप लोग जानते होंगे कि मैं जब बहुत छोटा था तो हम तो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी घर के अंदर खाकरोब आता था या कोई लेडी आती थी तो कहा जाता था कि भाई इधर को हो जाओ, थोड़ा बच जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात को मैं आप ही की बात कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का तो ये छुआछूत में नहीं है, लेकिन मुसलमानों के मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पुख्ता सबूत है हमारे पास। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे भैया, आप सबूत क्या दे रहे हो? मैं तो खुद बोल रहा हूं, मैं खुद मुसलमान हूं। मैं तो इसको बुराई कह रहा हूं, मुसलमानों के अंदर भी ये बुराई थी, लेकिन उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता फर्क आ रहा है वो आपने देखा होगा। आज इतना आसान नहीं है छुआछूत करना। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जब नौकरियां होती हैं तो जिन ओहदों के लिए फिरोज बख्श साहब कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, सही कह रहे हैं अफजल साहब। मैं थोड़ा सा उनकी बात को एक मुख्तलिफ तरीके से बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ। आज उसकी जो मदर है वो हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना रही है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, रिलीजियोसिटी में नहीं जाना चाहता। जो और श्याम सुनार साहब ने जो बात कही है, मेरे ख्याल से उन्होंने काफी हद तक हमारी आंखें खोल दी।
देखिए मैं एक बात बताऊं, भीमराव अंबेडकर साहब के काफी डिफरेंसेस थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी और गांधी जी से भी, क्योंकि वो एक सेपरेट रोज बख्श साहब की आवाज वोटिंग नहीं राइट्स आई। चाहते थे दलित के लिए, और उन्हें पिछली पता बार था भी कि उनकी दलितों आवाज को नहीं उनका हक नहीं मिलेगा। मैं एक सेकंड बात पूरी कर लूं। देखिए इस चीज की गांधी जी ने बोलिए मुखालिफत ना करी और इनको। सही की। देखिए, अगर हम Separate पुरानी voting बात rights ना वाली करें, कानून पुरानी है, पुरानी बातें ना नहीं करें, होनी हिस्ट्री की चाहिए। बात ना और करें, उनको- मौजूदा और दौर में जो ये सियासत हो रही 1931 है, की बात बता रहा बीजेपी, हूं। समाजवादी पार्टी, ये सब दलित वोटों के लिए, सब जान रहे हैं कि जी, दलित जी। वोटों के लिए वो अंबेडकर को खिराज मैं अकीदत अपनी पेश बात कर पूरी रहे कर लूं। हैं। आसिफ खान साहब, ताहिरा हसन साहिबा, समाजवादी पार्टी जिसके बारे में उत्तर प्रदेश में सबको जी। आया है, वो भी खिराज अकीदत पेश कर रही है अंबेडकर साहब जी को। जी 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 बिल्कुल, मुख्यमंत्री से लेकर सब पेश कर रहे हैं। और आज ही न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा कि शाहजहांपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगी थी, जहां कुछ विवाद था, इसलिए कुछ दिन पहले शायद उसको हटा के ले जाके पुलिस ने मालखाने में रख दिया। बताइए, संविधान के रचयिता की मूर्ति से किसी को क्या प्रॉब्लम थी? वो कौन लोग थे? ये किस तरह की बात है? ये देशद्रोह में क्यों नहीं आया? और ले जाके मूर्ति को कुछ स्टूडेंट्स जो अम्बेडकराइट थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो इसकी मुहिम चला रहे हैं। आज मैंने न्यूज़पेपर पे आज मैंने चैनल में इस बात को देखा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से अम्बेडकर की विचारधारा से बहुत दूर रहते हुए लोग अम्बेडकर को हर आदमी चाह रहा है कि गोद में उठा लें। मायावती की बात हुई, अभी श्याम जी बॉम्बे से, महाराष्ट्र से कह रहे थे। मेरा कहना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जुल्म कर रहा है, जिस पे जुल्म हो रहा है, उसको मायावती जी ने एक ब्रैकेट में रखने की कोशिश की। वरना ऑप्रेस क्लास, मैं ऑप्रेस क्लास इसलिए कह रही हूं कि दलितों के साथ और लोग भी जो हैं, पसमंदा मुसलमान जो भी हैं, वो भी मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। लेकिन जब से वो चली गई मनुवाद और ब्राह्मणवाद की गोद में, तो उसकी वजह से लोग वहां से जरूर खिसके देखिए, मेरे हुए पास हैं। वक्त की और ये कमी है, पूरी लेकिन तरह- मैं आखिरी 30 सेकंड श्याम सुनार साहब को देता हूं, क्योंकि वो देर में जुड़े भी थे, ब्रेक के बाद जुड़े थे। आज जो सियासी मंजरनामा है हमारे मुल्क का, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, अंबेडकर की जो विचारधारा है, बचा पाएंगे उसको? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब ने बोला था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब तक सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, आर्थिक और सामाजिक समता जब बिल्कुल। तक प्रस्तापित नहीं हो जाती है, तो ये जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी उद्ध्वस्त हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा इसका। और आज हम सामने देख रहे हैं कि रोहित वेमुला को जिस तरह से मारा दिया है, हमारे महाराष्ट्र में जवखेड़ा है या तो और जगह, हर रोज में जो दलित हत्याकांड जो हो रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो मायावती जी है या समाजवादी है या कांग्रेस है, जो भी है वो रास्ते का संघर्ष कर नहीं कर सकते, और बाबा साहब की विचारधारा वो नहीं ले जा सकते, इसलिए वो ब्राह्मणवाद को परास्त नहीं कर सकते। और यहाँ के आरपीआई वाले जो पॉलिटिकल पार्टी, वो भी नहीं परास्त कर सकते, क्योंकि इसके लिए जिजान से बलिदान की, त्याग की हमारे जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपने घर भी छोड़कर ये त्याग और बलिदान के लिए तैयार है। इसलिए हम बिल्कुल, लोग त्याग और इतने- बलिदान के लिए तैयार होना होगा। ताहिरा हसन साहिबा, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। मैं बहस बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन दिक्कत यही है कि वक्त बहुत कम पड़ जाता है, बात बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो उभर के आई वो ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, कोई भी पार्टी अपनाए वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उस विजन को नहीं अपनाएगी जिसमें उन्होंने सबको एक साथ, एक बराबर करने की बात कही, समाज से छुआछूत खत्म करने की बात कही। आज हमारे देश में हम किसी भी दिन का अखबार उठा के देखें, किसी भी चैनल का बुलेटिन देखें, कहीं ना कहीं दलितों पर, कमजोरों पर हमें मजालिम देखने को मिलेंगे। कमजोर कोई भी हो सकता है, सिर्फ दलित ही नहीं है, कमजोर किसी भी मजहब का आदमी हो सकता है, किसी भी समाज का, किसी भी सूबे शहर का आदमी हो सकता है। हम अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, बिग बुलेटिन में आज का हमारा मौजू था दौरे हाजिर में अंबेडकर की सियासी विरासत। ईटीवी उर्दू पर मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए।